स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शनल टेस्ट 5 का जो हुआ है 16 मार्च को। और ये पेपर जो था वो 150 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से। और यहाँ पे ना सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो है ये। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और विशेष रूप से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि एटीएफ की। चलिए देखते चलते हैं कि किन किन प्रश्नों की बात हो रही है। यहाँ पे पहला है, इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑन डिमांड एट देयर नेट एसेट वैल्यू। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कि आपको जब मन हो उसके यूनिट्स खरीद सकते हैं, जब इसकी यूनिट्स की बेचने की इच्छा हो आप उसको बेच सकते हैं। तो ये यूनिट्स किस प्राइस पे आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है इनके नेट एसेट वैल्यू पर, जो कि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है। यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे में क्या कह रहा है, इन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स यूनिट आर बॉट और सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको कि एक स्पेसिफिक टाइम पर ही आप खरीद सकते हैं जिनके यूनिट्स को, और एक सर्टेन टाइम से पहले आप वापस कंपनी को नहीं बेच सकते। तो इन यूनिट्स को बीच में अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ी तो आप क्या करते हो कि इसको स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेचते हो। तो जब इनके यूनिट्स की डिमांड अधिक होती है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, यूनिट की डिमांड कम होती है तो यूनिट की प्राइसेस घट जाती है। यानी मुख्यतः इसके यूनिट्स के प्राइस क्या होंगे इस बात पे निर्भर करता है कि उसका डिमांड और सप्लाई कैसा चल रहा है। अगर डिमांड ज्यादा हुई तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइसेस घट जाएंगी। यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या करता है, इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयर प्राइसेस आर क्वाइट क्लोज टू देयर द नेट एसेट वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है कि एक बास्केट होता है जिसमें कई एक शेयर्स के प्राइसेस एक साथ इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आपने भारत 22 का नाम सुना होगा, जिसमें 22 शेयर्स के दाम के आधार पे इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का प्राइस निर्धारित होता है। तो यहां पे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का प्राइस होता है इन 22 शेयर के प्राइसेस पे निर्भर करता है कि ये इसकी प्राइस क्या होगी। यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो यूनिट होता है उसकी प्राइसेस इस बात पर निर्भर करती है कि जो शेयर्स हैं बास्केट में उसकी प्राइस क्या है। यानी कि ये तीसरा कथन भी सही है और यहां पे इसी कारण से इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी, यानी 1, 2 एंड 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रिवर्स मॉर्गेज से। रिवर्स मॉर्गेज जो है एक कह सकते हैं कि पेंशन योजना जैसी है, जिसमें कि आप क्या करते हो कि अपने जनरली मॉर्गेज में क्या होता है कि हम जमीन, दुकान या मकान के लिए बैंक से लोन लेते हैं और जैसे जैसे बैंक को पैसा चुकाते जाते हैं वैसे वैसे उस जमीन, दुकान, मकान के ऊपर जो आधिपत्य है वो हमारा होते जाता है या फिर मालिकाना अधिकार हमारा होते जाता है। रिवर्स मॉर्गेज में इसका उल्टा होता है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप क्या करो उसका रिवर्स मॉर्गेज करवा दो, उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके बैंक आपको पैसे देती जाएगी और बैंक पैसे जैसे जैसे देती जाएगी वो प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको एक रेगुलर इनकम देने के लिए ये काम किया जाता है। तो यहां पे पहले कथन को देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि ये लोन जो है स्पेसिफिकली 62 और 62 से 65 साल के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो जनरली होता है वो 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए होता है, जहां पे एक कंडीशन ये होता है कि जो अप्लाई कर रहा है वो 60 साल का हो, उसकी जो स्पाउस है वो 55 वर्ष से कम के ना हो। यानी 60 और 55 अगर यहां पे ऑप्शन में होता तो ये कथन सही हो जाता। दूसरा कह रहा है कि इसके लिए नियम कानून नाबार्ड बनाता है, जबकि ये कथन गलत है। इसके लिए नियम कानून बनाता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये दूसरा कथन भी गलत है, यानी दोनों कथन गलत है। पूछा क्या जा रहा है कि सही कौन सा है, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो हो जाएगा डी आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के बारे में बात कही गई है। बजट मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है? फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को घटाने के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपको बजट के दौरान 3 डॉक्यूमेंट और प्रस्तुत करने होते हैं बजट डॉक्यूमेंट के साथ।
तो यहां पे यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो यहां पे सी पे आप देखिएगा कि लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है, इसलिए सी नहीं होता है, इसलिए सी ही इसका उत्तर हो जाएगा। चौथे में चलते हैं। चौथा कहता है कि यहां पे भारत में जारी होने वाले नोटों और सिक्कों के बारे में बात हो रही है। तो बोल रहा है कि क्या आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट जारी कर सकता है, और हम लोग अगर इतिहास में जाए तो आरबीआई 5,000 और 10,000 तक के नोट जारी कर चुका है, जिसका कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कॉइन्स जो होते हैं वो 1,000 रुपए तक जारी किए जा सकते हैं, और ये बिल्कुल सही, हालांकि कभी हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन 1,000 रुपए तक के सिक्के सरकार जारी कर सकती है, यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन सही है, यानी सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए चौथे पे चलते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा सरकार के परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा माप है। क्या वो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट से यह पता चलता है कि सरकार को कितने कर्ज की जरूरत है। रेवेन्यू डेफिसिट से पता चलता है कि सरकार कितना रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय कितनी ज्यादा है, तो वो दिखाई देता है हम लोग को रेवेन्यू डेफिसिट से। प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है कि हमारे कर्जों के ऊपर कितनी निर्भरता है, यानी कि हम जो कर्जा ले रहे हैं क्या वो घर चलाने के लिए ले रहे हैं, या पिछले वर्षों के जो कर्जे हैं उसको उतारने के लिए ले रहे हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जो सरकार, जो राज्य सरकारों को जो ग्रांट्स देती है, जिसको कि राज्य सरकार ये कर देती है, क्या कहते हैं, ग्रांट कैपिटल एसेट में बदल देती है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। जब उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट से घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जितना कम होगा, ये दर्शाता है कि फिस्कल डेफिसिट चाहे आपका कितना भी हाई क्यों ना हो, प्राइमरी डेफिसिट ये दर्शाएगा कि आपने जो कर्जा लिया है उसकी आवश्यकता आपको रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए नहीं है, बल्कि जो पुराने कर्जे हैं उसको आप सर्विस करने के लिए आप कर्जे ले रहे हो, यानी आपकी स्थिति अच्छी है, भले आप कर्जे में ही जी रहे हो तब भी। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी प्राइमरी डेफिसिट, यानी प्राथमिक घाटा। चलिए जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जीडीपी डिफ्लेटर मुख्यतः क्या दिखाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या पता चलता है, आधार वर्ष की तुलना में जो करंट वित्तीय वर्ष है इसमें महंगाई कितनी बढ़ी है। तो महंगाई मापने का एक स्केल होता है, जैसे डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है, पीपीआई होता है, ठीक उसी तरीके से एक स्केल होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसके द्वारा एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है साल में एक बार। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि चीजों के यानी सेवा और वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है आधार वर्ष की तुलना में। चलिए 7वें वर्ष के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया इनविट के बारे में। इनविट क्या होता है भाई, तो इनविट शुरू किया गया था 2014 में, जिसमें कि हम लोग जैसे जनरली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको कि एएमसी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि हमसे पैसे लेती है और इस पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग कंपनी के, अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि में इन्वेस्ट कर देती है, ताकि हम लोग को समय समय पर उसके द्वारा अर्जित लाभ जो है वो हमको मिल सके। तो इनविट्स को भी इसीलिए शुरू किया गया था कि छोटे जो हमारे जैसे निवेशक हैं वो पैसे दे सके इनको, और ये क्या करे, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा दे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो लाभ होता है वो हमको मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उस पैसे की जरूरत को पूरी की जा सके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। क्या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करने के लिए इनको लाया गया है? बिल्कुल लाया गया है। फिर क्या कहता है, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इनविट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम रेगुलेशंस ऑफ सेबी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेबी इसको पूर्णतः रेगुलेट करती है, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करती है।
फिर क्या कह रहा है, इन्वेस्ट आर डिजाइन टू पुल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट गिव कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे हमने क्या कहा कि म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा निवेश करते हैं ताकि हम लोग को समय समय पे लाभ होते रहे, तो इन्वेस्ट को भी ऐसे ही शुरू किया गया था। तो यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही है, और 1 और 3 हमको कहां दिख रहा है, बी में दिख रहा है, इसलिए बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 8वें में चलते हैं। ये 8वां प्रश्न आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जीरो इफेक्ट यानी पर्यावरण पे, या फिर कह सकते हो कि बाकी सारे जो नहीं होते हैं आपूर्ति क्षेत्र में कोई इसका दुष्प्रभाव ना पड़े वो देखना है। और जीरो डिफेक्ट यानी जो उत्पादन बने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा, वो जो है उसमें क्वालिटी में कहीं से भी कोई कमी ना हो, यानी कि जो जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से। चलिए 9वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आईडीआरए के बारे में जो 1951 में शुरू किया गया था और 2012 में आके इसकी समाप्ति हो जाती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इसको जो है एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में स्थापित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। दूसरा कहता है द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही बात है। और IDRA empowers the central government to regulate the development of industries by the means of licensing with suitable exemptions and decided by government। तो क्या कैसे रेगुलेट करना वो बताएगा, सिर्फ रेगुलेट करना नहीं बताता था, बल्कि ये सरकार को ये भी बताता था कि कौन कौन से क्षेत्र की कंपनियों को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने की भी आवश्यकता है। यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। तो पूछ रहा है क्या, करेक्ट आंसर, तीनों सही। तो तीनों सही हमको कहां मिल रहा है, डी में मिल रहा है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मैड्रिड सिस्टम, मैड्रिड क्या है भाई, तो ये स्पेन की कैपिटल है। तो मैड्रिड सिस्टम क्या है, तो 1989 में वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक समझौता होता है, जहां पे कि यहां मैड्रिड सिस्टम में अगर आप अपने कह सकते हैं उसको जो ट्रेडमार्क होता है उसको रजिस्टर्ड कर देते हो, तो 129 से अधिक देशों में आपको अलग से किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाने की अपने ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं पड़ती। यानी मैड्रिड सिस्टम किससे जरूरत है, रिलेटेड है भाई, तो ट्रेडमार्क से संबंधित होता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहां पे 11 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, ये पूछा गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों से ये प्रश्न संबंधित है। तो यहां पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी इशूड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या जो सरकारी प्रतिभूति है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। दूसरा कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन और लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी। तो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक ट्रेजरी बिल भी आता है, खजाना प्रपत्र जिसको कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 91 डेज टू 364 डेज होता है, यानी कुल मिला के साल भर से कम के लिए भी इसको जारी किया जा सकता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गड़बड़ है। तीसरा कहता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी विदेशी जो निवेशक हैं आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जिसको हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं, क्या उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर एफपीआई का को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता? ये भी गलत है। यानी कि सिर्फ पहला सही है, और पहला सही हमको कहां मिल रहा है, ए में मिल रहा है, और जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। डीसिब बैंक, डीसिब बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं बैसल नॉर्म के तहत जिन बैंक के डूबने से सारा वित्तीय क्षेत्र ही डूब जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बोला जाता है। दिस बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर एंड एसएलआर रेगुलेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इनको CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CRAR बोले तो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो का जो को ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अगला कह रहा है
दीज आर परसीव्ड एज टू बिग टू फेल, क्या इनको ऐसा सोचा जाता है कि ये इतने बड़े हैं कि इनका फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते? ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कहता है आरबीआई डिटरमाइंस अ कट ऑफ स्कोर बियॉन्ड विच बैंक्स आर कंसीडर्ड एज डिसिब्स, यानी कि एक आरबीआई एक मिनिमम स्तर रखता है, अगर उससे बड़ी अगर कोई बैंक हो जाए तो उसको डिसिब बैंक माना जाता है। बिल्कुल सही यही बात कही गई है। तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा भी हमको कहां मिल रहा है? बी में मिल रहा है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। हम लोग को यहां पे मिलाना है, तो यहां पे क्या मिलाना है भाई? सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो वेलफेयर इकोनॉमी होता है। तो देखिए ए का 2 है, ए का 2 अगर है तो ए का 2 सिर्फ हमको एक ही आंसर में दिख रहा है सी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है, लेकिन बाकी भी एक बार मिला लेते हैं। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी होता है कि वहां पे आप कितना कमाओगे, कितना खरीदोगे, कितना बेचोगे, कितना बनाओगे, सारे चीजों के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी कि बी का हो जाएगा 4। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे कि सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों ही अपना हस्तक्षेप रखते हैं, यानी कलेक्टिव ओनरशिप, यानी तीसरा हो जाएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कि जहां पे आपके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि डी का हो जाएगा 1। जो सारे चीजें यहां पे सही क्रम में सजी हुई मिल जा रही हैं, इसलिए सी ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए 14। Who was the chairman of the committee which suggested merger of railway budget with union budget? इनमें से कौन वो सज्जन हैं जिनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी उस कमेटी की, जिसने सजेशन दिया था कि 2000, जिसके कहने पे 2017 में रेलवे बजट को यूनियन बजट से मर्ज कर दिया गया? तो हम लोग को पता है कि विलियम एकवर्थ कमेटी थी, जिसके कारण रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग हुआ था। और विवेक देवरॉय वाली कमेटी थी जो 2014 में गठित की गई और 2015 में इसने रिपोर्ट दिया, और इसके आधार पर 2017 में क्या होता है कि रेलवे बजट को वापस से यूनियन बजट में मर्ज कर दिया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी विवेक देवरॉय कमेटी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिप्रिसिएशन? मूल्यह्रास के बारे में एक प्रश्न है। तो कह रहा है डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। तो बिल्कुल सही बात है कि आपका जो कैपिटल यानी जो मशीन हो गए, बिल्डिंग हो गए, इसमें जो मूल्यह्रास होता है उसकी जो कीमत होती है वो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, कलेक्टेबल गुड्स में अप्रिशिएट इन वैल्यू, यानी कि जो हम लोग चीजों को कलेक्टेड करते हैं, जैसे विंटेज कार्स हो गए या फिर जो पुराने समय की जो वस्तुएं होती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा किसी ने टीपू सुल्तान की तलवार खरीद के लाया था। तो ये सब क्या है? कलेक्टेबल चीजें हैं, तो समय के साथ इसकी कीमतें क्या होती जाती हैं? बढ़ती जाती हैं। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है द एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल गुड ईच ईयर इज अकाउंटेड एज डिप्रिसिएशन। क्या असली लागत जो हुआ है सिर्फ उसको गिना जाता है? तो बिल्कुल जवाब गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा जितना प्रतिशत कह दिया गया, आप उतना ही डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, चाहे भले आपको उस मशीन के मेंटेनेंस में कोई खर्चा ना हुआ हो या वो पूरी मशीन ही खत्म हो चुकी हो। यानी कि तीसरा गलत है। यानी सही क्या है? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कहां मिल रहा है? ए में मिल रहा है, इसलिए ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अगर लेबर सस्ता है तो हम ज्यादा लेबर का ही इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए, और अगर पूंजी सस्ती है तो हम ज्यादा पूंजी का ही इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है? तो ऐसी इकोनॉमी होगी भाई जो लाभ कमाने में विश्वास रखती है। तो लाभ कमाने में विश्वास कौन सी इकोनॉमी रखती है? तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखती है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी सी हो जाएगा। चलिए यहां पे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में प्रश्न पूछा गया है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? मशीन, गाड़ियां, बिल्डिंगें, इसको फिजिकल कैपिटल। सड़कें। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्वास्थ्य, स्किल्स, ज्ञान, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। चलिए देखते हैं। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ह्यूमन कैपिटल इज एसोसिएटेड विद कॉन्शियस एंड सोशल प्रोसेस। तो क्या फिजिकल जो कैपिटल है वो साइंस, टेक्नोलॉजी इत्यादि चीजों पे डिपेंड करती है, और जो ह्यूमन यानी मानव पूंजी है क्या वो आपके सोचने समझने की क्षमता और समाज की स्थिति पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्या कहता है? फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड ऑल्सो द सर्विसेज रेंडर्ड बाय ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। तो फिजिकल कैपिटल बेचा जा सकता है, जाहिर सी बात है। हम गाड़ियां बेच सकते हैं, हम बिल्डिंगें बेच सकते हैं, मशीनें बेच सकते हैं, लेकिन क्या हम ह्यूमन कैपिटल बेच सकते हैं? तो नहीं, ह्यूमन कैपिटल तो नहीं बेच सकते, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बेच सकते हैं, जो इस प्रश्न में कहा, इस
लाइन में कहा गया, यानी ये भी सही। तीसरा कहता है इन फिजिकल कैपिटल डिप्रिसिएशन ऑकर्स ड्यू टू मोर यूज एंड ह्यूमन कैपिटल ड्यू टू एजिंग। तो जैसे जैसे आप फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करते जाएंगे उसमें टूट फूट होगी और उसमें डिप्रिसिएशन होगा, और ठीक यही स्थिति आपके स्वास्थ्य के साथ होगा, आपके सोचने की क्षमता के साथ होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। यानी तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही हैं, तो तीनों कथन सही हैं, यानी ऑल थ्री, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। Which of the following statement most appropriately defines कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स? कैजुअलाइजेशन क्या होता है? जहां पे कि आप क्या कमाओगे, कितना कमाओगे, उसके ऊपर कोई नियम कानून काम नहीं करता। तो यहां पे जब कोई एम्प्लॉई फिक्स्ड इनकम से कैजुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाता है, उसी को हम लोग कैजुअलाइजेशन कहते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। विथ रेफरेंस टू द 5-year प्लान विच प्रूव टू बी एन माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है तो पहले पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी, जिसमें कि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, बिल्कुल सही कथन है ये। अगला क्या कहता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 6th 5-year प्लान वाज टू रिमूव पॉवर्टी, बिल्कुल सही। आप लोग जानते होंगे कि 5वें में ही कहा गया था गरीबी हटाओ, 6ठे में भी वही ध्यान दिया गया था। द 9th 5-year प्लान कुड नॉट सक्सीड इन अचीविंग इट्स गोल, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उस समय वित्तीय क्राइसिस वगैरह आ रही थी। फिर क्या कह रहा है? द थीम ऑफ 11th 5-year प्लान वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या तेज, सतत और ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो 11th 5-year प्लान का ये था, मोटो था। तो यहां पे ये गलती हो गया क्योंकि ये 12वें का था, यानी कि ये कथन गलत है। तो 1 2 3 ए बी सी, तो अच्छा इसमें ये निकालना है कौन सा गलत था, तो डी आंसर हो जाएगा क्योंकि डी गलत है। 20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति के बारे में हमको बातें जाननी है। तो पहला कहता है इट इज सेट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। क्या ये केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो हम लोग को पता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती है उसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। यहां पर राजकोषीय नीति के बारे में कही गई है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इट हैज अ स्पेसिफिक टारगेट टू फुलफिल विद इन फिक्स्ड टाइम फ्रेम। तो क्या हम लोग राजकोषीय नीति में जो चीजों को निर्धारित करते हैं वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर होना संभव है? नहीं है, क्योंकि सरकार 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान से बोल रही है गरीबी हटाओ, अभी भी गरीबी की बात हो रही है। गंगा सफाई की योजना चल रही है, तो कब से चल रही है? अभी भी चल ही रही है। यानी कि फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन जनरली फिस्कल पॉलिसी से संबंधित नहीं होता, यानी ये भी गलत है। अगला कहता है इट हैज साइड इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट बजट और बोरोइंग। तो इसका असर जो होता है वो गवर्नमेंट के बजट और सरकार के ऋण लेने पर पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी तीसरा सही है। तो कह रहा है कि कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? तो सिर्फ एक सही है। सिर्फ एक कितना में हमको मिल रहा है? ए में मिल रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न। Consider the following medium of exchange, unit of account, store of value. How many of the above is the primary function of currency? Money. प्राइमरी, प्राथमिक कितने ये हैं? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मनी के जो कार्य हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या कहा जाता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो सेकेंडरी फंक्शन होता है उसमें ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू आता है, प्लस मेथड फॉर डिफर्ड पेमेंट आता है। यानी कि तीसरा वाला जो है वो प्राइमरी फंक्शन नहीं है, तो पहला और दूसरा है। तो प्राइमरी फंक्शन कितने हैं पूछ रहा है, तो दूसरा 2 है, यानी कि हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सच एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच आइदर इंक्रीजेस एसेट और डिक्रीजेस लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या पूंजीगत व्यय सरकार की वो व्यय है जिससे या तो सरकार की संपत्ति बढ़ती है या देनदारी या दायित्वों में कमी आती है? तो बिल्कुल सही है। अगला कहता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के ना तो लाइबिलिटीज को घटाती है और ना ही संपत्तियों को बढ़ाती है, इसको हम लोग राजस्व प्राप्ति कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें पूछ रहा है कितने कथन सही है, तो बोथ 1 एंड 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी। अगर रुपी की वैल्यू में गिरावट आती है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कह रहा है इंक्रीज इन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगा, कैसे आएगा भाई, सोच के देखो कि सपोज अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक बैरल तेल की कीमत $1 है, तो पहले $1 सपोज 70 रुपए में आ जाता था, यानी कि तेल की कीमत हमारे देश में एक बैरल कितनी होती, 70 रुपए होती। लेकिन यहां पे क्या हो चुका है, रुपए के वैल्यू में गिरावट आ चुका है। तो रुपए के वैल्यू में गिरावट आएगा तो क्या होगा कि सपोज अब $1 खरीदना पड़ रहा है आपको 80 रुपए में, तो 80 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, यानी कि अब एक बैरल तेल भले अभी भी बाजार में $1 की बिक रही हो, लेकिन आपके देश में आते आते वो कितने रुपए की हो जाएगी, 70 की जगह 80 रुपए की हो जाएगी। तो ये कहां से आया, महंगाई बाहर से आया, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट रेट, तो जाहिर सी बात है हम लोग को पता है कि किसी भी प्रकार की मुद्रास्फीति आती है तो अमूमन बाजार में जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इस ब्याज दर को कम करने का मतलब है कि मुद्रास्फीति के दरों में और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल बैंक भी कोशिश करती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए कि ब्याज दरों में कमी ना की जाए, यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही कहां मिल रहा है, सी में मिल रहा है, इसलिए सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24, टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो को हम लोग नेट एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। नेट एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है आपके द्वारा दी गए पैसे से ही अपने खर्चे चलाती है, तो जाहिर सी बात है कि उन खर्चों का आपको बताएगी ना कि अगर आप 100 रुपया देते हो तो उसमें से कितना पैसा हम अपने खर्चों के लिए इसमें से रख लेंगे, उन खर्चों को हम लोग कहते हैं नेट एक्सपेंस रेशियो। तो पहला क्या कह रहा है, इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम, सही बात है भाई, अभी हमने यही बात कही। दूसरा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में ही बताता है। सपोज आपको बताया गया कि नेट एक्सपेंस रेशियो जो है वो 4% की है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 7% का रिटर्न दे रहा है तो एक्चुअली आपको 7% नहीं मिलेगा, आपको 3% रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 4% कम पैसा जो है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद अपने पास रख लेगी, जो कि आपको म्यूचुअल फंड बेच रही है, यानी दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। और सेबी का गाइडलाइन है कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो कंपनी का यह दायित्व है कि नेट एक्सपेंस रेशियो या फिर टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपको परसेंटेज के रूप में बताए कि आखिर आपको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, इससे आप अनुमान लगा सके। तो दोनों ही कथन सही है, यानी बोथ 1 एंड 2। चलिए 25 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का इज अ पार्ट है, तो बोल रहा है कि क्या इंडिकेशन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, हाउसिंग, लिटरेसिटी एंड कुकिंग। तो हम लोग को पता है कि कितने इसमें डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, लाइफस्टाइल होता है। तो पहला वाला जो है वो तीनों ही मतलब इस तीनों में का भाग है। फिर क्या कहता है, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट नेशनल लेवल, ये नहीं होता। अगला कहता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट नेशनल लेवल, ये भी नहीं होता। यानी कौन सा है, पहला है, तो पहला कहां है, पहला है ए में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पे पूछा जा रहा है, दिस विल इंटाइटल 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन टू गेट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या इससे 2/3 जनता यानी 75% जनता को फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा सरकार के द्वारा? जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 85% ग्रामीण क्षेत्र और 50% शहरी क्षेत्र के जो जनसंख्या है वो इसमें इंक्लूडेड है। अगला कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आइडेंटिफाई द एलिजिबल फैमिलीज फॉर इट्स लेवल। ये कंडीशन गलत है, क्यों? क्योंकि जो कौन सी एलिजिबल फैमिलीज है इसको राज्य सरकार आइडेंटिफाई करेगी। फिर कह रहा है, the provision has also been made in the act for the maternity benefit of at least 6,000 rupees। जो मातृत्व लाभ है वो 6,000 रुपए का होगा, जो इस एक्ट के तहत दिया जाएगा। ये भी कथन सही है।
और कहता है द प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटीज अलाउंसेस इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन हैज आल्सो बीन मेड इन द एक्ट। अगर आपको फूड ग्रेन देने में सरकार असमर्थ है तो उतने अमाउंट आपको मुहैया करवाएगी ताकि ताकि आप बाजार से भी चीजों को खरीद सके। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दूसरा गलत है, बाकी 1 3 4 सही है। तो इसमें कह रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही हैं भाई, तो 3 कथन सही हैं, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ्स इन द फैक्ट्रीज इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, यानी कौन सी संस्था है जो इन सब चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। तो जहां पे भी लेबर्स और मजदूरों की बात होने लगेगी तो वहां पे हमेशा बात होगी किसकी, लेबर ब्यूरो की। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर। पूछ रहा है कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ग्लोबल, तो उसमें कौन सी इसमें से काम करने पे सरकार को मिनिमम, हमारे देश की सरकार पे मिनिमम असर पड़ेगा। तो कह रहा है नो डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। अगर हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स ना करें तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो अगर फॉरेन बोरोइंग्स रहेगा तो तुरंत जिसने जो उधार लिया वो हमसे पैसा मांगना शुरू कर देगा, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, अगर ज्यादा फॉरेन बैंक्स खोलने दे तो ज्यादा फॉरेन बैंक्स खोलने देंगे तो यहाँ पे दिक्कत है ना, उसके अपने देश में जब दिक्कत होगी तो उसका असर हमारे देश पे भी पड़ने लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी यानी जो भी देश की सरकार या निवेशक हमारे देश में निवेश कर रखा है वो तुरंत अपने निवेश को बाहर निकाल सके, ऐसी सहूलियत सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाए। तो ऐसा मुहैया करवाने पे क्या होगा कि विदेश में कभी भी कोई दिक्कत आई तो तुरंत लोग यहां से पैसे निकाल के भागना शुरू कर देंगे, यानी कि तीसरा भी नहीं होगा, यानी होगा सिर्फ एक। तो क्या कितने हैं, तो सिर्फ एक है, यानी कि ए। 29 नंबर फॉरेन करेंसी एसेट स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई, हाउ मेनी ऑफ द अबव आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनमें से कितने हैं जो सरकार के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। तो अमूमन सरकार के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4 चीजें आती है। क्या क्या आती है भाई, सरकार के पास जो विदेशी धनराशि रखी हुई, आरबीआई के पास जो विदेशी धनराशि रखी हुई है वो, दूसरा आरबीआई के पास जो गोल्ड है वो, तीसरा जो रिजर्व उसने मेंटेन कर रखा है आईएमएफ के साथ वो, और चौथा जो एसडीआर सरकार आरबीआई को मिल रखी है आईएमएफ के द्वारा वो चौथा। यानी इसके अलावा जो पांचवा चीज होगा वो नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि विदेशी सरकार से जो हमने लोन ले रखे हैं वो यहां पे दिया हुआ है, यानी तीसरा दिया हुआ है जो कि हम लोग का नहीं होगा। तो बाकी 3 चीज होंगे, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। Who among the following suggested strong state intervention after Great Depression of 30s? 30 की महामंदी के बाद सरकार के ज्यादा मजबूत हस्तक्षेप के बारे में किसने सलाह दी थी? तो हमको पता है कि 1936 में किताब आती है जेम्स कीन्स के द्वारा लिखी हुई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें सरकार को वो सलाह देती हैं कि ज्यादा छूट दे के रखोगे इकोनॉमी को तो इकोनॉमी हमेशा बुरी स्थिति में जाएगी ज्यादा देर के लिए। तो ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो बताने वाले कौन थे? जेम्स कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो यहाँ पे फिशर इफेक्ट के बारे में, अरविंद फिशर एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या बोला है वही इसमें पूछा गया है। तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, किन 2 चीजों के बारे में संबंध उनके द्वारा बताया गया था। तो उन्होंने बताया था कि मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि होती है तो जो वास्तविक आय होती है या इंटरेस्ट से वो आपकी घट जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन का जो संबंध होता है वो ब्याज दरों से होता है, यानी कि इन्फ्लेशन और ब्याज दरों में संबंध होता है, यानी 1 और 3 के बीच संबंध होता है। और 1 और 3 कहां दिख रहा है हमको? ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है, वहीं इसका सही उत्तर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर। हाई सेविंग रेट, यानी देश में अगर बचत की दर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? बोला लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा बचत होगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो ब्याज दर क्या होगा? कम होगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। लोअर कंजम्पशन डिमांड लीडिंग टू मॉडर्नाइजेशन मॉडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादातर पैसा सेव कर लोगे तो जो डिमांड के लिए, जो सेवा और वस्तु खरीदने के लिए आपने पैसे रख रखे उसी में से काट के तो आप पैसे सेव करोगे ना। तो
आपके मांग में कमी आएगी, तो मांग में कमी आएगी तो मुद्रास्फीति के दरों में कमी आएगी, तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है, रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट इन द यूनियन बजट, सरकार के रेवेन्यू डेफिसिट में कमी आएगी। रेवेन्यू डेफिसिट का सेविंग से विशेष कोई लेना देना नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक और दो सही उत्तर होगा। एक और दो हमको कहां मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, जो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नॉट यूज टू कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा जान लीजिए कि एनडीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ता है। डिप्रिसिएशन की दर क्या होगी उस देश की सरकार पे डिपेंड करता है। तो सरकार चाहे तो क्या करे, डिप्रिसिएशन की दर को ना ही दे, तो उसका हमेशा एनडीपी क्या होगा, जीडीपी के बराबर होता रहेगा। तो इसलिए सरकार को कहती है कि भाई तुम चालाकी अपनी जगह पर रखो, हम दुनिया के बाकी विभिन्न देशों से तुमको कंपेयर करने के लिए हम जीडीपी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पे देख लेते हैं वैसा ऑप्शन कहां मिल रहा है। IMF and World Bank do not use the depreciation level set by different economies for goods and goods are different, ये होगा। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ये काम करती है। चलिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सॉरी। 34 नंबर प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन प्लानिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग हो रही है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है। इट लेड मोर एम्फेसिस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज देन कंज्यूमर गुड, इनका जो जो तरीका था वो था कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे ज्यादा ध्यान देने पे कंज्यूमर गुड्स से ज्यादा। ये बिल्कुल सही कथन है, क्यों, क्योंकि हम लोग को तुरंत में बहुत सारे लोगों को नौकरी देनी थी। अगला, इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम सोवियत मॉडल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो झुकाव थी वो सोवियत यूनियन की तरफ बहुत ज़्यादा थी, और उसी का नतीजा होता है कि हमारे देश में जो प्लानिंग व्यवस्था शुरू की जाती है। ये भी सही है। After Great Depression of 30s, most of the European economies, including USA, went for centralized planning. क्या 30 की महामंदी के बाद बहुत सारे देश, यूरोपीय देश भी प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें यूएस भी शामिल है। तो यूएस में कभी भी प्लानिंग की अवधारणा फॉलो नहीं की गई थी, यानी तीसरा गलत है। तो सही कौन सा है, पहला और दूसरा। चलिए 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following measures will increase inflation rather than taming it, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने की जगह इसमें से कौन सी घटना घटित होने पे इन्फ्लेशन की दर बढ़ जाएगी। टेकिंग मेजर्स टू कर्ब होर्डिंग ऑफ एसेंशियल आइटम्स, अगर एसेंशियल आइटम्स की होर्डिंग यानी कि जमाखोरी को रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं घटेगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी बाजार में पैसे की मात्रा कम कर देना। पैसे की मात्रा कम होते ही क्या होगा, आपके पास पैसे कम होंगे तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर शॉर्ट इन सप्लाई, ऐसी चीजों को इंपोर्ट करना जिसकी सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है मांग के अनुपात सप्लाई हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। लूज फिस्कल पॉलिसी, लूज फिस्कल पॉलिसी यानी सरकार कम रही है, खर्च ज्यादा कर रही है, आराम से खर्च कर रही है, तो आराम से खर्च कर रही है तो बाजार में पैसे की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसके कारण इन्फ्लेशन घटेगा नहीं, आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है, डी में मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। 36, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत हंगामा मचा हुआ है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा कब ये किया जाता है, बताया जाता है, तो जाहिर सी बात है एमएसपी सरकार बताएगी, उसी हिसाब से किसान भाई सोचेंगे कि हमको ये फसल उगानी है या फिर नहीं उगानी है। तो ये कब होता होगा, शोइंग सीजन से, बुआई के सीजन से पहले। तो बुआई का सीजन से पहले कहां लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए। 37, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन एग्रीकल्चर से संबंधित हम लोग को इस स्टेटमेंट को जानना होगा। एग्रीकल्चर इज अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, क्या कंकरेंट लिस्ट में आता है, नहीं भाई, ये स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14। एपीएमसी एक्ट आर इज इनेक्टेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नहीं ये भी नहीं होता है, ये आपको पता होगा 2006 में बिहार से हटा दिया गया, तो दोनों ही गलत है। करेक्ट, करेक्ट ना तो ए है ना बी है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। IEBR यानी इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ये क्या होता है, सरकार जब किसी
सरकारी संस्था को खुद से उधार ना देके उसको बोले कि भाई उधार तुम ले लो, जब चुकाने की बारी आएगी हमसे बोल देना, तुम अगर उधार चुकाने की स्थिति में रहोगे तो तुम चुका देना, नहीं तो हम चुका देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, IEBR। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 39, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन एट द सिटी लेवल विल बी डन बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है कि उसी काम के लिए स्थापित किए गए स्मार्ट सिटीज के लिए इसको स्थापित की गई है। तो इसमें से क्या बात कही, सही बात कही गई है, इट विल बी अ लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही। ये जो एसपीवी होता है वो क्या होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। एसपीवी विल नॉट इंक्लूड एनी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप, ये गड़बड़ है भाई, एसपीवी में प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होती हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड फंड टू द एसपीवी टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। तो जाहिर सी बात है स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आप देखते होंगे बजट में हमेशा सरकार ही प्रावधान करती है। बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अर्बन लोकल बॉडी विल कंट्रोल द एसपीवी, बिल्कुल सही। यानी कि हम लोग का ऑप्शन तो हम लोग को बी में ही मिल गया था, बाकी भी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आईकॉर, आईकॉर यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमको क्या बताता है भाई कि एक यूनिट आउटपुट के लिए कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बताता है, अगर बढ़ जाता है तो क्या बताता है, तो बढ़ जाता है तो क्या बताएगा भाई कि एक यूनिट गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए पहले के मुकाबले हमको ज्यादा कैपिटल देना पड़ रहा है। तो ज्यादा कैपिटल के माध्यम से आप कम सेवा और वस्तु का निर्माण करोगे, यानी कि क्या हो गई है, आपकी एफिशिएंसी घट गई है। तो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द इकोनॉमी हैज गॉन डाउन, लिखा हुआ है डी में। 41 नंबर प्रश्न, यहां पे क्या कहा जा रहा है, द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस द स्लोएस्ट, क्या प्रश्न कहा है यहां पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे आपको एक स्टैटिक चीज भी मिल जाएगी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो हमको खोजना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपीरियंस द स्लोएस्ट हाफ डेकेड ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन 3 डेकेड्स विद ग्रोथ रेट ऑफ 2.4% इन 2024। ये कथन बिल्कुल सही है। द रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन हैज रिसाइडेड, यानी रिसेशन की स्थिति कम हो रही है। क्यों हो रही है भाई, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ये भी कथन सही है। दूसरा कहता है, while the global economy is a better place than a year ago, the medium term outlook has worsened for many developing economies। developing economies के लिए स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, ये कथन भी सही है। borrowing cost for developing economies, especially those with low credit rating, are expected to remain high। यानी जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी स्थिति खराब होने के लिए कारक क्या है कि उनके लिए कर्ज लेना मुश्किल हो रहा है, यानी चारों ही सही है। अब खोजना था गलत, यानी गलत एक भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी नन ऑफ दीज। वन नेशन वन पास स्कीम, ये इसको नेशनल ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जाता है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी कहा जाता है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट हम लोग को जब बांस या फिर और दूसरे पेड़ काट के ले जाने होते हैं, उसके लिए जो पास की जरूरत पड़ती है, उसको एक ही जगह पास बनवा सके, वो इसका मुहिम है। तो जाहिर सी बात है बांस बल्ले की बात हो रही है, तो कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा, मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से कहां तक चलता है, ये कोलकाता से टूटीकोरिन चलता है, या भी कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ये कन्याकुमारी तक चलता है। 2500 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसका फंडिंग किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 44, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 हाउस्ड अंडर इंडिया एनर्जी पोर्टल इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ। तो ये कौन से इनिशिएटिव के तहत इसको शुरू किया गया है, तो भाई इसमें 1947 तक ना सिर्फ हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचाना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, साथ ही साथ बिजली को जो है रिन्यूएबल सोर्सेस से जनरेट करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो नीति आयोग के द्वारा चलाई जा रही है। 45, जीरो डिफेक्ट, सॉरी ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, खैर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इसका ऑप्शन बी उत्तर होगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक और द्वितीय बाजार के बीच में हम लोग को चर्चा करना है।
प्राइमरी मार्केट हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन वाइल सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। तो प्राइमरी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट से जो कंपनियां हैं उनको पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है, और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, शेयर बॉन्ड डिवेंचर जो हमने प्राइमरी मार्केट से खरीदा उसको बेच के हम लोग पैसे में वापस कन्वर्ट करते हैं। यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि एफपीओ और अंडरटेकन इन सेकेंडरी मार्केट, एफपीओ जो है सेकेंडरी मार्केट में आता है, नहीं, एफपीओ जो है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज को ही सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, कहाँ है, बी में है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिंक बिटवीन कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड के बारे में बात करनी है। तो पहला कहता है इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड देयर इज अ ट्रेड ऑफ रिलेशन बिटवीन कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। तो कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड क्या होता है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बनती है वो या तो कोई कंपनी खरीदती है फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए, इसको हम लोग कैपिटल गुड कहते हैं, और उसी को अगर हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए खरीद ले, घर में लगाने के लिए खरीद ले, तो उसको हम लोग कंज्यूमर गुड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर गुड्स की संख्या बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स की संख्या घट जाएगी, कैपिटल गुड्स की संख्या बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स का ही हिस्सा उधर चला जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होता है, अदला बदली का संबंध होता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है पब्लिक डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स क्रिएट पेमेंट फॉर द फर्म्स एंड एनेबल द सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। तो बोल रहा है कि पब्लिक डिमांड जो कंज्यूमर गुड का होता है उसी से कंपनी को लाभ होता है, और कंपनी उसी लाभ के पैसे से फिर वेतन वगैरह देती है। तो दूसरा कथन भी सही है। यहां पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है, तो दोनों ही तो सही है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। 48 इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री जो हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, किस चीज का, जो बन गया है सेवा वस्तु उसका, साथ ही साथ जो आधे बने बनाए जो चीजें हैं वो, और जो बन चुके हैं और बिके नहीं है, तो तीनों ही है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहां पे हम लोग को मिलाना है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो जब हम लगातार चीजों की कीमत बढ़ती है तो हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि 4 का ए। तो 4 का ए कहां कहां है, तो हम लोग को यहां पे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला मिलाते हैं। रिसेशन अकम्पनीड विथ इन्फ्लेशन, रिसेशन और इन्फ्लेशन जब एक साथ होता है तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी बी का एक। तो बी का एक किस में देखने को मिल रहा है, चलो यहां पे तक भी कोई फायदा नहीं, दोनों में है। राइजिंग प्राइसेस ड्यूरेबिलिटी टू रिलीव डिप्रेशन, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जानबूझ के चीजों में कीमत को बढ़ाया जा रहा है, तो इसको हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। तो सी का 2, तो सी का 2 हम लोग को कहां मिल जा रहा है, सी में ही मिल जा रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो हाइपर इन्फ्लेशन वाला जो ये है कंडीशन जो दिया गया वो एक्स्ट्रा दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। 50 नंबर प्रश्न, विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सेंसस जो होता है आर्थिक जनगणना जो होती है उसके बारे में बात कही गई है। कह रहा है कि 2019 में पहली बार आजाद भारत में इकोनॉमिक सेंसस हो रहा है। नहीं भाई, गलत है, ये 7वीं बार हो रहा है, 7th टाइम हो रहा है। पहली बार कब हुआ था, 1977 में हुआ था, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, इट हैज बीन द मीन ऑफ मेजरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नॉन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि खेती को छोड़ के बाकी सब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है उसको मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी दूसरा सही है, करेक्ट निकालना था, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।